Good morning to all of you. I am Kartar Chaudhary, lecturer Government Polytechnic College Ajmer. Today I start e-lecture in subject code EL307 Operational Amplifier, and the topic is differentiator circuit by using op-amp. op-amp की सहायता से कैसे डिफरेंशिएटर सर्किट यूज किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट द डेफिनेशन। ए डिफरेंशिएटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट प्रोड्यूस एन आउटपुट विच इज इक्वल टू द डिफरेंशिएशन और वी कैन से डेरिवेटिव ऑफ अप्लाइड इनपुट वोल्टेज एट इन्वर्टिंग टर्मिनल। यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज अप्लाई होता है उसका डिफरेंशिएशन होके आउटपुट पे प्राप्त होता है, दैट इज डिफरेंशिएटर सर्किट। और कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है? किसी भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक सर्किट में R1 और RF जो फीडबैक नेटवर्क होता है उसमें R1 की जगह अगर C1 अप्लाई कर दूं, यानी कैपेसिटर R की जगह C कनेक्ट कर देता हूं, R1 को C1 से रिप्लेस कर देता हूं, देन द रिजल्टेंट सर्किट बिहेव एज ए डिफरेंशिएटर सर्किट। वर्किंग क्या होगी डिफरेंशिएटर सर्किट की? तो ये एक हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव करेगा, जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है। सबसे पहले नोट्स के लिहाज से मैं इसको आगे फॉरवर्ड करता हूँ और एक बार आप टोटल फाइल देख लीजिए, नोट्स देख लीजिए, उसके बाद में शुरू करेंगे। इसके आप नोट्स बना लीजिएगा और इसको अंडरस्टैंड करें। इसमें इसका बिहेवियर, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, लिमिटेशंस ऑफ आइडियल डिफरेंशिएटर, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें इसमें है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल, मोबाइल व्यू ले लेते हैं इसका। और वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा? यानी अगर मैं एक सिंपल CR सर्किट लेता हूँ, हाई पास जो फिल्टर लेते हो आप, उसमें अगर इनपुट अप्लाई करता हूँ और चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट देखता हूँ। यानी मान लीजिए इनपुट पे एक स्क्वायर वेव दी है और उसका राइजिंग एज यानी जीरो से हाई वोल्टेज, जीरो से V वोल्टेज। तो जैसे ही ये पल्स इनपुट अप्लाई होती है, कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होता है और कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होता है, यानी आउटपुट वोल्टेज बढ़ना शुरू होता है। अगर RC चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कम हो, यानी चार्जिंग वेरी फास्ट हो, RC चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कम हो, कम समय में चार्ज हो रहा हो, उस केस में इंस्टेंटली आउटपुट पे मैक्सिमम वोल्टेज प्राप्त होगा। और वी कैन से RC टाइम कांस्टेंट शुड बी वेरी वेरी लेस देन द टाइम पीरियड ऑफ द इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म। इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म का टाइम पीरियड यदि T है तो उससे कम RC टाइम कांस्टेंट होना चाहिए जिससे कि कैपेसिटर जल्दी ही चार्ज हो जाए। अब बात करते हैं, अगर V वोल्टेज अप्लाई हुआ है राइजिंग एज ऑफ स्क्वायर वेव, यानी C चार्ज होता है कैपेसिटर अक्रॉस, जो आउटपुट वोल्टेज होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो एक स्पाइक की फॉर्म में प्राप्त होता है। यानी एकदम से चार्ज हुआ और चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज होना शुरू हुआ और एक्सपोनेंशियली ग्रेजुअली धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है और स्क्वायर वेव के ट्रायलिंग एज पे फिर से चार्ज होना शुरू होता है, लेकिन नेगेटिवली चार्ज होना शुरू होता है। और नेगेटिवली चार्ज होता है, सडनली चार्ज होता है और फिर पीक चार्ज होने के बाद फिर से ग्रेजुअली एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज होना शुरू होता है। तो स्क्वायर वेव इनपुट पे दी जाती है या फिर एक स्क्वायर पल्स इनपुट पे दी जाती है, तो अपने को स्पाइक्स आउटपुट पे प्राप्त होती है। लीडिंग एज पे पॉजिटिव स्पाइक और ट्रायलिंग एज पे नेगेटिव स्पाइक। यानी चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ए डिफरेंशिएटर सर्किट। एक डिफरेंशिएटर सर्किट जैसा कि आप सर्किट में देख रहे हैं, V इन इनपुट वोल्टेज इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई किया गया है और यहाँ पे R1 जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में होता था उसकी जगह C1 कनेक्ट कर दिया गया है, यानी R1 को C1 से रिप्लेस कर दिया गया। और अगर इनपुट
कोई स्क्वायर पल्स देते हैं तो आउटपुट स्पाइक्स मिल रही है। इनपुट अगर ट्रायंगल फॉर्म में देते हैं तो आउटपुट स्क्वायर वेव प्राप्त हो रही है। इसको आप मैथमेटिकली भी वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर आप ट्रायंगल यानी एक रैंप जो सिग्नल है अगर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक कांस्टेंट सिग्नल प्राप्त होगा। रैंप सिग्नल का मीनिंग यहाँ पे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स से है, एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एफ एक्स की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, यानी एक स्लोप्ड लाइन प्राप्त होगी और पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप को मिला के ट्रायंगल वेवफॉर्म प्राप्त होती है। तो अगर इनपुट पर ट्रायंगल देंगे तो आउटपुट पे स्क्वायर वेव प्राप्त होगी जो कि डिफरेंशिएटर सर्किट को करेक्टराइज कर रही है। आप चाहे तो इसे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज से भी वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म्स, डिफरेंट इनपुट्स देंगे और डिफरेंट आउटपुट्स प्राप्त होगी। जैसा कि मैंने अभी बताया है, अगर स्क्वायर वेव इनपुट में मिलेगी, स्क्वायर वेव का मीनिंग हो गया कोई कांस्टेंट। जैसे मैथमेटिकल फॉर्म में बात करूं, एफ एक्स इक्वल्स टू 5 या एफ एक्स इक्वल्स टू 6, यानी कोई कांस्टेंट टर्म, अगर उसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं, डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे को स्पाइक्स मिलेगी। और अगर किसी रैंप सिग्नल का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे को एक कांस्टेंट वेवफॉर्म, कांस्टेंट लेवल प्राप्त होगा, यानी मेरे को रेक्टेंगल वेवफॉर्म प्राप्त होगी। और साइन वेवफॉर्म अगर मैं इनपुट पर अप्लाई करूंगा तो मेरे को कोसाइन वेवफॉर्म प्राप्त होगी। अगर कोसाइन इनपुट पे अप्लाई करूंगा तो साइन वेवफॉर्म आउटपुट पे प्राप्त होगी। सर्किट ऑपरेशंस की बात करते हैं। मान लीजिए C1 इनपुट पे अप्लाई किया है, RF फीडबैक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस R नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कंपनसेशन रेजिस्टेंस लगा दिया, R कंप COMP एंड इट विल बी इक्वल्स टू RF। ये ऑफसेट को नल करने के पर्पज़ से लगाया जाता है। तो V1 पे मान लेते थे कि अप्रोक्सीमेट वोल्टेज 0 ही है, तो V2 भी अप्रोक्सीमेट वोल्टेज 0 ही होगा, यानी V2 भी जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो भी वर्चुअली शॉर्ट, वर्चुअल ग्राउंड पोजीशन पे होगा। इनपुट सिग्नल इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया गया है। तो देखते हैं कि किस तरीके से सर्किट कार्य करता है और क्या उसकी फ्रिक्वेंसी गेन कर्व होगा। सर्किट में एक बार फिर बात करूं, V2 पे अगर KCL अप्लाई करेंगे तो इनकमिंग करंट्स इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। यहाँ इनकमिंग करंट IC है, मान लीजिए IC इनकमिंग है नोड पे, V2 नोड पे, और आउटगोइंग है IB2 नोटेशन दे रखा है और IF नोटेशन दे रखा है। तो KCL हो जाएगा IC इक्वल्स टू, यहाँ पे देख सकते हैं IC इक्वल्स टू IB2 प्लस IF। यहाँ IB2 है बेस करंट फ्लोइंग थ्रू द इन्वर्टिंग टर्मिनल इनटू द ओपैम। तो IB2 तो ऑलमोस्ट 0 होगी, बिकॉज ओपैम का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट होता है, वेरी हाई होता है, यानी IB2 इज ऑलमोस्ट 0। अगर IB2 0 हुई तो IC इक्वल्स टू IF। और वापस सर्किट पे चलते हैं। IC जो इनपुट करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, इनपुट ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कैपेसिटर का अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो कैपेसिटर का क्रॉस करंट का क्या फॉर्मूला होगा वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से IF करंट क्या होगी, IF होगी V2 माइनस V0 अपॉन RF, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RF डिवाइडेड बाय RF। वही ओम्स लॉ को फॉलो किया है। तो यहाँ पे IC की वैल्यू पुट कर ली, कैपेसिटर का क्रॉस करंट क्या होगी, कैपेसिटर का जो वैल्यू है C1 इंटू dVin अपॉन dt, dVin अपॉन dt। यहाँ 0 माइनस Vin इसलिए किया गया है, 0 माइनस Vin यहाँ पे माइनस साइन IC पे ले रहा है क्योंकि इक्वेशन को सोल्व किया। देखो IC इक्वल्स टू IF और वी कैन से माइनस IC प्लस IF इक्वल्स टू 0, यानी ये Vin जो आ रहा है माइनस का, ये ऊपर से ही आ रहा है। और यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है IF का, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से इक्वेशन को सोल्व करेंगे, फाइनली जो मिलेगा V0 इक्वल्स टू माइनस RF
C1 इंटू डी वी नॉट अपॉन डी टी, यानी आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज इनटू एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, दैट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए डिफ्रेंशिएटर। यदि टाइम कांस्टेंट आर एफ सी वन को मैं 1 सेकेंड कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, तो मेरे को जो आउटपुट प्राप्त होगा वी नॉट इक्वल्स टू एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनपुट सिग्नल। इस इक्वेशन 2 से क्लियर है कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट का डिफरेंशिएशन है, यानी ये जो सर्किट है वो एक डिफरेंशिएटर सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और एक माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने सिग्नल इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे लगाया है, यानी इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल एक दूसरे से 180 डिग्री फेज शिफ्टेड है। और ये जो वेवफॉर्म, इनपुट वेवफॉर्म आउटपुट वेवफॉर्म देखी थी, उसमें भी अजम्पशन है कि आइडल कंडीशन है, यानी टाइम कांस्टेंट 1 सेकेंड ले लिया आर एफ सी वन, और ऑफसेट वोल्टेज, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है वो है ही नहीं, जीरो है। यानी आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज पहले ही बताया था, जब ऑप एम्प पे इनपुट अप्लाई नहीं किया जाए उस केस में आउटपुट जीरो रहना चाहिए। अगर जीरो नहीं रहता है तो कंपनसेटिंग नेटवर्क के थ्रू या पिन 1 और 5 के थ्रू अप्रोप्रिएट वोल्टेज लगा के आउटपुट को जीरो किया जाता है। तो हम मानते हैं यहाँ पे कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है वो जीरो है। आर एफ सी वन को 1 सेकेंड कर दिया, और इस केस में सेकेंड इक्वेशन जो प्राप्त हुई है, यानी अब इनपुट पे डिफरेंट सिग्नल्स आप अप्लाई करोगे तो आउटपुट पे उसके करस्पॉन्डिंग डिफ्रेंशिएट होके प्राप्त होंगे। एक बार फिर से देख सकते हैं, इनपुट पे स्क्वायर दिया था, आउटपुट पे स्पाइक्स आई थी। इनपुट पे ट्रायंगुलर वेव दिया था, आउटपुट पे रेक्टेंगुलर आई। इनपुट पे साइन दिया था, आउटपुट पे कोसाइन आई। और अगर इनपुट पे कोसाइन देते हैं तो आउटपुट पे साइन वेव प्राप्त होगी। दैट इज़ द वर्किंग ऑफ ए डिफरेंशिएटर। अब बात करते हैं, आइडियली सब कुछ ठीक है, मान लिया आपने कि ऑफसेट वोल्टेज जीरो है, मान लिया कि टाइम कांस्टेंट 1 सेकेंड ले लिया, आर एफ सी वन को 1 सेकेंड कर दिया, और अब इस केस में एग्जैक्ट डिफरेंशिएट कर रहा है इनपुट को आउटपुट पे। लेकिन प्रैक्टिकली देयर आर सम प्रॉब्लम्स विच वी हैव फेस व्हेन वी वर्क विद द डिफरेंशिएटर। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? द मेन प्रॉब्लम इज द गेन विच इज इक्वल टू आर एफ अपॉन एक्स सी वन, यानी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन होता है आर एफ अपॉन आर वन माइनस आर एफ अपॉन आर वन, और यहाँ पे आर वन को रिप्लेस किया आपने कैपेसिटर सी वन से, तो सी वन का जो रिएक्टेंस होगा जिसका नोटेशन एक्स सी वन है, तो अब गेन क्या हो जाएगा आर एफ अपॉन एक्स सी वन, और एक्स सी वन यानी रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर विल बी इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी वन, एक्स सी वन इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी वन। और अगर ये वैल्यू ऊपर पुट कर देते हैं गेन वाली, आर एफ डिवाइडेड बाई एक्स सी वन की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो गेन इक्वल्स टू 2 पाई एफ सी वन इंटू आर एफ। गेन क्या हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू आर एफ सी वन, यानी गेन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी तो गेन भी इंक्रीज होगा। तो हायर सिग्नल्स के केस में क्या होगा, गेन बढ़ता जाएगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो गेन बढ़ता जाएगा, और उस केस में ये अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा सर्किट में। उस केस में सर्किट में ये अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। दूसरी प्रॉब्लम्स क्या होगी, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज R1। यहाँ आपने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में R1 को रिप्लेस किया है C1 से, यानी इनपुट रिएक्टेंस या इम्पिडेंस होगा वो XC1 के प्रोपोर्शनल होगा, XC1 होगा। ओके, अब XC1 किस पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पे। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इम्पिडेंस या इनपुट रिएक्टेंस क्या होता है, घटता जाएगा। और इनपुट रिएक्टेंस या इनपुट रेजिस्टेंस अगर कम होता जाएगा तो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स के साथ साथ नॉइज भी उसके साथ एम्पलीफाई हो जाएगी और आउटपुट पर सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो ये अनदर डिसएडवांटेज है बेसिक डिफरेंशिएटर या आइडियल डिफरेंशिएटर का। तो इसको कैसे रिमूव करें, सर्किट में कुछ चेंजेस करते हैं और यहाँ पे R1 लगा दिया जाता है सीरीज में C1 के, और RF
के पैरेलल में CF लगा दिया जाता है। यानी अब इनपुट रेजिस्टेंस R1 से कम नहीं होगा, इनपुट रेजिस्टेंस R1 से कम नहीं होगा, क्योंकि रिएक्टेंस C1 फ्रिक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो रिएक्टेंस कम होता जाएगा, यानी इनपुट रिएक्टेंस कम होता, पिछले केस में कम हो रहा था, इनपुट रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस कम हो रहा था। और लो इनपुट रेजिस्टेंस पे कोई भी सिग्नल एम्पलीफाइड हो सकता था, कोई नॉइज सिग्नल भी एम्पलीफाइड हो सकता था। तो उस प्रॉब्लम को रिमूव किया R1 से, और हायर फ्रिक्वेंसी पे गेन बढ़ता जा रहा था जिससे कि सर्किट अनस्टेबल होता जा रहा था, उस प्रॉब्लम को रिमूव किया CF से। अब CF क्या करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी पे शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। फीडबैक कैपेसिटर जो ऊपर लगाया CF, और जब फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो सिग्नल को CF के थ्रू पास हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी कम होगी, लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल CF और RF दोनों से पास होगा, हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल CF से पास हो जाएगा, यानी फीडबैक रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस केस में वो कम होगा। और जो जैसा कि मैं वापस गेन पे चलता हूँ, RF अपॉन XC1, यानी अब RF नहीं रहा है, RF इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ RF एंड XCF, और अब दोनों को मिला के जो ओवरऑल रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस होगा अब वो कांस्टेंट बना रहेगा, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वो कम ज़्यादा नहीं होगा, यानी सिस्टम की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो दो जो एडवांटेज थे उन दोनों एडवांटेज को प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर में अप्रोप्रिएट R1 एंड CF लगा के इम्प्रूव कर लिया गया है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में देखिए इसकी एक इक्वेशन यहाँ पे देख लीजिए। आउटपुट वोल्टेज जो था इक्वेशन फर्स्ट में, उसको अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करूँ तो V0S इक्वल्स टू माइनस RF C1, और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करते हुए S इंटू V इन S, यानी ये जो इक्वेशन है इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ फ्रीक्वेंसी डोमेन में। और अगर इसका गेन कैलकुलेट करता हूँ मैं तो AF इक्वल्स टू रेशियो ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इक्वल्स टू माइनस J ओमेगा RF C1, और इसको फर्दर मैं मोड लेके कैलकुलेट करता हूँ, दैट विल